हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह और हम लोग यहाँ पर पेपर को सॉल्व कर रहे थे। आपके KAS सीरीज के पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उसी के आगे की चीज़ हम लेके यहाँ पे चलेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पेपर हमने यहाँ उठाया था वो उठाया था कौन सा, KAS 202 सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था। ये सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था और ये किस ईयर का था, 2018 और 19 का। तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके आगे का जो है, जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा सॉल्व कर दिया था। अब उसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो 6वां क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे ABCD करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर F क्वेश्चन नंबर है सेक्शन A का, ठीक है। सेक्शन A का हमने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा, सेक्शन A का हमने स्टार्ट किया था, उसी का आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल एट 25 डिग्री से। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है जिससे आपका समय जो है यहाँ पे लॉस ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखाइए, तो इसको मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल। सेल पोटेंशियल यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ये गिवन वैल्यू है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। R की वैल्यू दिया हुआ है 8.31 जूल पर लीटर पर वोल्ट। फैराडे कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। आपका ये सेल बना हुआ है, ये सेल बना हुआ है, ठीक है। इस सेल से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस सेल की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ये सेल का एक डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये कैल्विन सेल के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिए, कॉपर का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, निकल का कितना दिया हुआ है, यानी इसका दिया है +0.34 और इसका दिया है -0.25। तो इनको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब इसका मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल रिएक्शन लिखोगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। देखिए सेल रिएक्शन लिखना बड़ा आसान है। आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो बस करना क्या है, आप लेफ्ट टू राइट बिल्कुल सीधे सीधे चलिए और हाफ सेल रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। कोई दिमाग नहीं लगाना चाहता। ये देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेफ्ट टू राइट है। तो निकल के बाद क्या आया, निकल 2+। देखो निकल के बाद क्या आया, निकल 2+, क्लियर। और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या लूज हो रहे हैं। कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। अब देखो Cu2+ से किसमें गया, Cu में, यानी कि Cu2+ से ये जा रहा है किसमें, Cu। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तभी आपका न्यूट्रल हो रहा है यहाँ पर। ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन, क्लियर है। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो निकल प्लस Cu2+, निकल 2+ प्लस Cu, ये आपको मिल गया ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, नष्ट इक्वेशन लिखेंगे। नष्ट इक्वेशन क्या होगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये किसी सेल के लिए नष्ट इक्वेशन है, ठीक है। ओवरऑल सेल के लिए जो रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है सेल रिएक्शन। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और E नॉट सेल कैसे निकालोगे आप, ये वैल्यू दी हुई E नॉट सेल निकालने के लिए। तो E नॉट सेल निकालने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये सभी रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ये सभी किसमें दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। आपको देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपके उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करते हो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को। तो यहाँ पे क्या देखिए, जो वैल्यू जितनी ज्यादा है, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो जनरली क्या होते हैं, कैथोड होते हैं। और जिसकी वैल्यू कम होती है या मोर नेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एनोड होते हैं।
तो जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है और उसके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप देखोगे किसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा कैथोड, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो हो जाएगा एनोड। बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखिए कॉपर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज्यादा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कैथोड। तो प्लस 0.34 फिर माइनस निकल का यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रोड का 0.25, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.59, ये आ गया ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको आप पुट कर दीजिए इसमें, तो आपको फाइनल जो है कैलकुलेशन करके आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे होता है। चलिए इसको पुट करेंगे, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे। तो ई नॉट सेल पूछ रहा है आपसे, इसी को निकालना है। तो ई नॉट ई सेल सेल पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है, तो इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल अभी आपने निकाला, कितना निकाला 0.59 माइनस अब 2.303 RT, यानी इसको पूरी वैल्यू आप रख दीजिए, R की वैल्यू पुट कर दीजिए, T की वैल्यू पुट कर दीजिए, F की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी दिया हो। अब N का मतलब क्या हुआ, N की वैल्यू यहाँ क्या होगी 2 होगी। क्यों होगी 2, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिएक्शन आप देखो हाफ सेल रिएक्शन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरऑल सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर N की वैल्यू ये हो जाएगी। तो चलिए R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू ये सब पुट कर दीजिए, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा 0.0591 अपॉन N की वैल्यू 2 log base 10, ठीक है। चलिए अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लीजिए निकेल 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल 2 प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कॉपर। नेक्स्ट आपके रिएक्टेंट में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu 2 प्लस, ये हो गया। देखिए जो किसी सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर है, रिएक्शन में आप देखिए जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया था, अभी बनाया था ना हमने, ये निकेल सॉलिड, फिर इसके बाद निकेल 2 प्लस, तब यहाँ 0.01 लिखा था, ये सब था ना। ये जो निकेल सॉलिड है इसका कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। इसको आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है, इसको हटा दिया। तो देखिए किसी सॉलिड का कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे, जैसे लोहे की कील है, लोहे के कील में पानी में डिसॉल्व होगा ही नहीं, वाटर में उसको किसी भी टाइप से डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन लेके चलेंगे हम मेटल आयन का लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए सभी के वैल्यू, तो आपको सॉल्व करने पूरा आ जाएगा आंसर 0.59 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log base 10। निकल का कितना दिया हुआ है कंसंट्रेशन, निकल कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 0.01 अपॉन, और कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन क्या दिया 0.1 m, ठीक है, 1 m में है। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और पूरा सॉल्व करने के बाद जो अल्टीमेटली जो आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा, ये आंसर जो आपका मिलेगा 0.6195, ठीक है, 5 वोल्ट जी आपका सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है। अब आप इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे, आसान है, कोई सा टफ नहीं है। तो मैंने केवल एक प्रोसीजर बताया है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका है, नेक्स्ट है 7th जी क्वेश्चन है। तो जी क्वेश्चन में लिखा है सो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हाउ स्केल फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कैलगन कंडीशन, ठीक है, कैलगन कंडीशनिंग के थ्रू आपको यहाँ पर स्केल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है, स्केल फॉर्मेशन को रोकना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैलगन है, ठीक है। देखिए कैलगन एक केमिकल है, एक केमिकल कंपाउंड है, और ये एक तरीके का इंटरनल ट्रीटमेंट है। तो जो बॉयलर वाटर होता है उसमें हम कैलगन को ऐड करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस होते हैं वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ से रिमूव होते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जनरली कैलगन है क्या, ये देखिए सोडियम Na4PO3 का होल 6, इसे कहते हैं सोडियम हेक्सा मेटा
फास्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसे कहते हैं कैनाबिन। ठीक है, ये क्या है? कलर। और ये आयोनाइज होता है वाटर में। आयोनाइज कैसे होता है? देखिए 2Na प्लस Na4 PO3 होल 6 एंड 2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले जो कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, उनके मेटल आयन को ये एक्सचेंज करता है। ठीक है, सोडियम बाहर जाएगा और जो हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले कैल्शियम मैग्नीशियम है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, जिनको आप इजीली आसानी से रिमूव कर सकते हो। इस तरीके से हम आपके वाटर में जो स्केल का फॉर्मेशन करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बाहर निकालते हैं और स्केल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। कैसे होता है? देखिए यहाँ पर क्या है? Na4 PO3 एक्सचेंज कैसे होता है ये देखना है। 2 माइनस प्लस, देखिए हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन ये सब होंगे, तो यहाँ पे इसको एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे Na4 यहाँ पे 2 कर देंगे, मतलब उसी चार्ज में ही यहाँ पे होंगे, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम 2 PO3 होल 6 2 माइनस प्लस 2Na+। तो ये सोडियम हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ जो हार्डनेस प्रोड्यूस करने वाले जो केमिकल है या जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके बाइकार्बोनेट, इनके क्लोराइड, इनके सल्फेट, यही होते हैं। तो ये इजीली जो होता है ये कॉम्प्लेक्स से आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं और ये जो ये कॉम्प्लेक्स है इसको इजीली आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। ये जो बना हुआ है इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में आपको डिटेल्स में देखना है इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका पूरा मतलब कैसे रिएक्शंस होता है, तो वो आप वहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इसकी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी क्लास वगैरह में आपको टीचर्स जो है अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पढ़ा चुके हो, ऐसा नहीं है, पढ़ा चुके हैं आप, तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़े हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो होगा H क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट जीसीबी ऑफ द कोल सैंपल। ठीक है, हैविंग कार्बन 80%, हाइड्रोजन 9%, ऑक्सीजन 4%, नाइट्रोजन 1.5% एंड सल्फर 2.5% और एस कितना दिया है? 3%। ठीक है, वैसे एस का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीसीबी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये जीसीबी कैलकुलेट करना है सिंपल। तो क्या करेंगे? ये डुलॉन्ग्स फार्मूला यूज करेंगे। ये डुलॉन्ग्स फार्मूला है, इस डुलॉन्ग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसके जीसीबी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डुलॉन्ग्स फार्मूला क्या है? 1/100, सभी परसेंटेज फॉर्म में दिए हैं, तो 100 को हमने बाहर ले लिया है 1/100 के फॉर्म में। तो 80% ऑफ कार्बन प्लस 34,500 ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 8 एंड 2240, यानी कि 22,040% सल्फर। ठीक है, तो उसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 8,080 परसेंटेज ऑफ कार्बन 80, दोनों 80 में, तो 34,500, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है इसमें? 9 माइनस 4/8 प्लस 2240 इंटू सल्फर कितना दिया हुआ है? 2.5। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करें। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो फाइनल यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा, ये मिलेगा आपको 9,452.5 कैलोरी पर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। और इसको जीसीबी को जो हम कन्वर्ट करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हम डुलॉन्ग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर H। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है भाई? ठीक है,
बायोडिग्रेडेबल वर्ड सही लग रहा है, जो बायोलॉजिकली प्रोसेस के थ्रू क्या हो डिग्रेड होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि जो हम लोग पॉलीमर यूज करते हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, या कोई फाइबर हो, या आर्टिफिशियल रबर हो, ठीक है, तो वो सब क्या होता है वो नेचर में, ठीक है, यानी प्रकृति में आपके डिस्ट्रॉय नहीं होते, यानी आपके नेचर में वो डिग्रेड नहीं होते। तो इससे क्या होता है, उससे बहुत सारे हार्मफुल उसके इफेक्ट दिखने शुरू होते हैं, ठीक है, आपके पोल्यूशन ज़्यादा उससे होते हैं, ठीक है, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब क्रिएट होता है, ठीक है, जल्दी डिग्रेड भी नहीं होते। तो अब ये हुआ कि कुछ ऐसा पॉलीमर बनाया जाए जो नेचर में इजीली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, बिना किसी, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो नेचर देखो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है बायोलॉजिकल एक्शंस होता है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो उनके लिंकेज को ब्रेक करते हैं, जिससे कि वो पॉलीमर चेंज होते हैं, वो इजीली जो होते हैं ब्रेक होके, टूट के वो इन्वायरमेंट में क्या होता है मिक्स हो जाते हैं, उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो बायोलॉजिकली प्रोसेस, ठीक है, बायोलॉजिकली प्रोसेस से जो क्या हो जाए वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या उसको डिसइंटीग्रेट कर सके, या क्या हो डिग्रेडेबल मतलब वो फिनिश खत्म हो जाए, तो ऐसे पॉलीमर को हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कैसे होते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं ये? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। ये इन्वायरमेंट को जो है या कोई मतलब कि कोई हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करते इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ऐसे सभी पॉलीमर्स आप क्या कहोगे जो इजीली बायोलॉजिकल एक्शन के थ्रू क्या हो डिग्रेड हो जाए, उन्हें कहेंगे हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्लियर है? और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल फील्ड में इसके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, आपके जो डिस्पोजल्स जो होते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं, है ना, जो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे पॉली बैग है, बैग बनाने के में भी इसी का यूज करते हैं, ठीक है। जो पॉलीथीन आप लाते हो मार्केट से, जो पॉलीथीन मिलती है वो मार्केट में डिग्रेड नहीं होता, लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बना जो पॉलीथीन होगा वो आपका इजीली क्या होगा वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन जे, क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, आई था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जे, इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा सर आपको, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, लास्ट जो हम पेपर सॉल्व कराएंगे उसमें इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट है पॉलीमर ब्लेंड। देखिए पॉलीमर ब्लेंड एक तरीके क्या होता है मिक्सचर, ये मिक्सचर है, इसमें दो या दो से ज्यादा जो पॉलीमर्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज के जो पॉलीमर होते हैं उनको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने पर जो एक नई प्रॉपर्टीज बनकर तैयार होती है वही क्या होती है ब्लेंड पॉलीमर या पॉलीमर ब्लेंड होता है। जैसे कि आपने सुना होगा एबीएस एक तरीके का क्या है पॉलीमर ब्लेंड है। इसमें क्या होता है एक्राइलोब्यूटाडाइईन होता है और स्टाइरीन होता है। तो एक्राइलोब्यूटाडाइईन और एस का मतलब क्या हो गया स्टाइरीन। तो एक्राइलोब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ये अपने फील्ड में जो है अलग अलग है, ठीक है, अपनी जगह पर ये जो है अपनी प्रॉपर्टीज को रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे आप, जो मिक्स करने पर जो नया पॉलीमर बनकर तैयार हुआ है तो उनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के मिक्सचर होगी, और ये काफी मतलब अच्छा होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों का मिक्सचर होता है तो ये काफी अच्छी माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं पॉलीमर ब्लेंड। तो पॉलीमर ब्लेंड क्या हो गया, 2 or more than 2 polymers mixed to each other and
फॉर्म अ न्यू पॉलीमर, ठीक है। तो उसकी जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वही क्या पॉलीमर ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर केवल 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता है, तो इसकी डेफिनेशन बतानी है सिंपल सी और इसके एप्लीकेशन बता देने हैं। तो आप यहाँ पर पूरा पेपर ये सेक्शन ए वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है आपने। सेक्शन ए का जो पोर्शन है वो पूरा सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ शुरू करेंगे सेक्शन बी। तो जो है सेक्शन बी के जो आपके है क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप अभी इतना ही सॉल्व करिए, ठीक है, अच्छे से उसको समझ लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके। और हाँ, आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। थैंक यू।